अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे रेगुलरली मेरे वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गेश पाठक मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ख़ास करके ये मेरे होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए और यंगस्टर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमेशा से हर होम्योपैथिक स्टूडेंट के मन में एक सवाल उठता है, हमेशा से एक सवाल रहता है कि ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन और फिलॉसफी कैसे पढ़ी जाए, और ज़्यादातर उनको ये दो सब्जेक्ट परेशान करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ना चाहिए और ये क्या होते हैं और इसके बेसिक मायने क्या हैं होम्योपैथी के अंदर। तो आइए दोस्तों, मैं अपना वीडियो स्टार्ट करता हूं। देखिए दोस्तों, जब भी आप होम्योपैथिक कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और होम्योपैथी में एंटर करते हैं तो आपको ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, फिलॉसफी, इनके बारे में आपके सीनियर्स के द्वारा या कुछ टीचर्स के द्वारा ये एडवाइस करी जाती है कि आप अपना फोकस एलाइड सब्जेक्ट पर ज़्यादा रखिए। और ऑर्गेनन, फिलॉसफी, ये तो एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको आप रट लेना, या तो हम आपको नोट्स दे देंगे या किसी पुराने टीचर के नोट्स ले लेना, उनको रट लेना, एग्ज़ाम में लिखाना, पास हो जाना, बात ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, जब हमको ये एडवाइस मिलती है और हम ये एडवाइस सुनते हैं, यहीं पर हम अपनी लाइफ की, हम अपने होम्योपैथिक लाइफ की सबसे बड़ी भूल कर देते हैं। ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन और फिलॉसफी फिर कैसे पढ़ी जाए, उसके लिए आपको सिर्फ 3 बातें याद रखना है दोस्तों। पहली बात, जैसा कि मैंने कहा कि ज़्यादातर लोग आपको ये एडवाइस करते हैं इन दोनों सब्जेक्ट के लिए कि आप इनको रट लेना। दोस्तों, ये रटने के सब्जेक्ट कतई नहीं है। आप इनको किसी भी तरीके से वर्ड टू वर्ड नहीं रट सकते। मैंने ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के टीचर्स को भी पढ़ाते हुए ऐसे देखा है जो वर्ड टू वर्ड पढ़ाते हैं। डॉक्टर हेनीमन क्या कह के गए तो वो एज इट इज स्पेलिंग वर्ड्स या जो उनका सीक्वेंस होता है वो भी एज इट इज ही रखते हैं, और इतना स्ट्रेस दे के बच्चे को पढ़ाते हैं फर्स्ट ईयर में कि बच्चा घबरा जाता है। ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के जितने भी टीचर्स हैं वो ज़्यादातर ऑर्गेनन को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट के सामने कि बच्चा घबरा जाता है। उसको ये लगता है कि यार ये सब्जेक्ट पल्ले नहीं पड़ने वाला, इस सब्जेक्ट में कभी इंटरेस्ट नहीं आने वाला, इसको तो आप रटो, एग्ज़ाम में लिखो, पास हो जाओ और बस बात छुट्टी करो। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन क्या है? ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन होम्योपैथिक प्रैक्टिस के रूल्स एंड रेगुलेशन है। जब आप होम्योपैथिक प्रैक्टिस करोगे तो उसमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, ये सब ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में ही दिया हुआ है। जैसे आप किसी नए स्कूल में जब एडमिशन लेते हैं, कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो वहाँ की रूल्स एंड रेगुलेशन की बुक आपको पकड़ा दी जाती है। अगर आप उस कॉलेज या उस स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते तो क्या होता है दोस्तों, आपको कॉलेज से निकाल दिया जाता है। सिमिलरली, अगर आपने ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन ढंग से नहीं पढ़ी तो आपको होम्योपैथिक प्रैक्टिस से निकाल दिया जाएगा। इसलिए ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एग्ज़ाम में तो वो इम्पॉर्टेंट होता ही है, प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो फिर क्या किया जाए? तो इसके लिए सभी स्टूडेंट को मेरी सबसे पहली टिप होगी
कि ऑर्गेनम ऑफ मेडिसिन को आप अंडरस्टैंड करें, उसको सिर्फ रीड करें, उसमें क्या लिखा है उसको समझने की कोशिश करें, उसके नंबर ऑफ पेजेस से ना डरें, क्योंकि वो आपको याद नहीं करना है, आपको सिर्फ समझना है। आप एक पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज पढ़ते जाइए, उसमें क्या लिखा है, ऑथर क्या कहना चाहता है, सिर्फ आपको उसको अंडरस्टैंड करना है। तो ऑर्गेनम ऑफ मेडिसिन एंड फिलॉसफी याद करने का सब्जेक्ट नहीं है, इसको याद मत करिए, इसको अंडरस्टैंड करिए। अंडरस्टैंड करने के बाद अपने छोटे छोटे नोट्स बनाइए। अगर आप अपने नोट्स, एक व्यक्ति नोट्स तभी बना पाएगा जब वो किसी चीज को समझ लेगा, उसको ये पता होगा कि मुझे कौन सी चीज इसमें से उतारनी है, कौन सी नहीं उतारनी है। अगर आप एज इट इज बुक को उतार रहे हैं तो दोस्तों वो नोट नहीं है, वो आप फोटो कॉपी कर रहे हैं। पहले आप बुक पढ़िए, एक बुक पढ़िए, दूसरी बुक पढ़िए, तीसरी बुक पढ़िए, एक ही टॉपिक को 3 बुक से पढ़िए और फिर उस टॉपिक के आप नोट्स बनाइए। जब आप नोट्स बनाने लग जाएंगे तो आपको 2 चीजें अच्छी हो जाएंगी। एक तो आपकी राइटिंग स्किल अच्छी हो जाएगी, दूसरा आप उस टॉपिक की थीम को समझ जाएंगे, तो आपको उसको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों, आपको ऑर्गेनम ऑफ मेडिसिन इतना सरल लगेगा अगर आपने पहले उसके किसी भी टॉपिक को 2 या 3 किताबों से उसकी बेसिक थीम को समझा और उसके बाद उसके नोट्स लिखे। तो दूसरा, अपनी राइटिंग स्किल बढ़ाइए। राइटिंग स्किल बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप अपने आप को चैलेंजेस दीजिए। जैसे कभी भी आप फ्री बैठे हैं, आपने कोई एक पर्टिकुलर चैलेंज दिया अपने को, वाइटल फोर्स, मुझे वाइटल फोर्स के बारे में लिखना है, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज लिखना है। अब रेंडमली आपने अपने आप को एक टास्क दिया कि आपको वाइटल फोर्स के बारे में 4 पेज लिखने हैं, तो आप कैसे लिखेंगे? शुरू में आपको लगेगा कि यार मैं लिख ही नहीं पाऊंगा, कैसे लिख सकता हूं 4 पेज में, लेकिन आप कोशिश करिए, उसको 1 पेज लिखिए, दूसरा पेज लिखिए, तीसरा पेज लिखिए, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी राइटिंग स्किल बढ़ जाएगी। जिस व्यक्ति की राइटिंग स्किल अच्छी होती है, व्हाट इज द राइटिंग स्किल? एक ही चीज को आप जब 4 तरीकों से कह सकते हो, उसको अपन राइटिंग स्किल कहते हैं। चीजें की है, बात एक ही है, लेकिन आप उसको, आपने एक तरीके से कहा, फिर आपने दूसरे तरीके से कहा, फिर आपने तीसरे तरीके से कहा, ये उसकी राइटिंग स्किल होती है। तो पहली टिप्स दोस्तों ऑर्गेनम ऑफ मेडिसिन की क्या, आपको उसको अंडरस्टैंड करना है, रटना नहीं है। उसके बाद अपनी राइटिंग स्किल अच्छी करनी है। अगर आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है, आपने अंडरस्टैंड कर लिया है, तो आप ऑर्गेनम ऑफ मेडिसिन आपको बहुत सरल लगेगी। दूसरी टिप्स दोस्तों, दूसरी टिप्स ये है, ज़्यादातर लोग आपको ये एडवाइस देते मिलेंगे कि आप, अगर आपको ऑर्गेनम ऑफ मेडिसिन पढ़ना है, अगर आपको फिलॉसफी पढ़ना है, तो आप क्लासिकल बुक्स पढ़िए। जैसे आपको ऑर्गेनम ऑफ मेडिसिन दे देंगे डॉक्टर सैमुअल हैनीमन की, या आपको लेक्चर्स ऑन फिलॉसफी डॉक्टर केंट, जीनियस ऑफ होम्योपैथी बाय डॉक्टर स्टुअर्ट क्लोज, है ना। और भी जो क्लासिकल बुक्स हैं, डनम की है, रॉबर्ट हर्बर्ट की है, वो आपको पहले से ही दे दिया कि आप इन्हीं बुक से पढ़िए। अगर इन बुक से आप नहीं पढ़ते तो आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं। ये दूसरी एक एडवाइस है जो ऑर्गेनम ऑफ मेडिसिन और फिलॉसफी के बारे में गलत दी जाती है। इसके लिए आप क्या करिए, मेरा आपको ये एडवाइस है कि आप छोटी छोटी बुक से पढ़िए। ऐसी बुक से पढ़िए जिसमें ऑर्गेनम ऑफ मेडिसिन शॉर्ट एंड स्वीट दिया हो। कई ऐसी बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में जिसमें ये सारे ऑर्गेनम के टॉपिक छोटे छोटे दिए हुए हैं, टेबुलेटेड फॉर्म में दिए हुए हैं, फ्लो चार्ट फॉर्म में दिए हुए हैं। जैसे हमारे टाइम पर एक दास की बुक चलती थी ऑर्गेनम ऑफ मेडिसिन की, उसमें कई चीज़ें टेबुलेटेड फॉर्म में दिए, कंपैरेटिव फॉर्म में दिए। जैसे ऑर्गेनम ऑफ मेडिसिन के फिफ्थ एडिशन और 6th एडिशन में क्या क्या डिफरेंस है, वो सब टेबल में दिया हुआ है। एक एपिडेमिक डिजीज़ और एक एंडेमिक डिजीज़ में क्या अंतर है, इसका टेबल दिया हुआ है। तो जो टेबुलेटेड, जब हम चार्ट देखते हैं, फ्लो चार्ट देखते हैं, तो आपको वो चीज़ जल्दी याद हो जाती है। तो मेरी दूसरी एडवाइस ये है ऑर्गेनम ऑफ मेडिसिन के लिए कि आप छोटी छोटी बुक से पढ़ें पहले। जब आपको उनमें से पढ़ के टॉपिक की थीम जब समझ में आ जाती है,
टॉपिक थोड़ा सा समझ में आने लगता है तो उसके बाद फिर आप क्लासिकल बुक्स पढ़िए। जो बड़ी बड़ी बुक्स हैं, जो ऑथर की बड़ी बड़ी बुक्स जानी जाती हैं, उनको पढ़िए। तीसरी टिप्स याद रखिए दोस्तों, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के किसी भी टॉपिक को आप एज ए सिंगल यूनिट ना पढ़ें। सभी टॉपिक ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के मिले जुले हैं, उनको एक दूसरे के साथ मिलाकर पढ़िए। ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के थ्योरेटिकल पार्ट भी है, प्रैक्टिकल पार्ट भी है। थ्योरेटिकल पार्ट आपको होम्योपैथी के बेसिक प्रिंसिपल को समझने में मदद करते हैं, प्रैक्टिकल पार्ट आपको प्रैक्टिस में मदद करते हैं। फिलॉसफी क्या है दोस्तों? फिलॉसफी ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के वो टॉपिक जो टॉपिक ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में दिए हुए हैं, उन्हीं टॉपिक्स को जब एक पर्टिकुलर ऑथर अपनी सोच के हिसाब से एक्सप्लेन करता है, उसको हम फिलॉसफी कहते हैं। फिलॉसफी का मतलब है मेरी सोच, मैं क्या जानता हूं टॉपिक के बारे में। दोस्तों, मैंने आपको जो ये वीडियो दिया है वो बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ दिया है। मैं कोई डेफिनेशन नहीं बताने वाला ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन की, मैं कोई फिलॉसफी की किताब की डेफिनेशन नहीं बताने वाला। सिर्फ आप ये याद रखिए, फिलॉसफी कुछ नहीं है। फिलॉसफी के अंदर जो टॉपिक्स हैं, ऑथर ये बताना चाहता है कि वो उन टॉपिक के बारे में क्या जानता है। अगर वाइटल फोर्स आपको केंट में भी लिखा हुआ है, वाइटल फोर्स जीनियस ऑफ होम्योपैथी में भी लिखा हुआ है, तो स्टुअर्ट क्लोज वाइटल फोर्स के बारे में क्या जानते हैं वो बता रहे हैं। डॉक्टर केंट क्या जानते हैं वो बता रहे हैं। एक ही टॉपिक अलग अलग फिलॉसफी में अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, उन सबको पढ़िए। और आपको ये पता होना चाहिए कि स्टुअर्ट क्लोज इसके बारे में क्या कहते हैं, डॉक्टर केंट इसके बारे में क्या कहते हैं। इसके लिए मेरे पास कई एग्जाम्पल हैं आपको देने के लिए। जैसे सिक, डॉक्टर केंट की फिलॉसफी में आपको एक टॉपिक मिलेगा सिक। इसका क्या मतलब है, इसको याद नहीं करना, इसको आप पहले पढ़िए और ये जानने की कोशिश करिए कि डॉक्टर केंट आपको क्या सिखाना चाहते हैं। डॉक्टर केंट सिक के बारे में कहते हैं कि सिक कौन है। क्या जो मरीज एक फिजिकल बॉडी पर जो सफरिंग्स लेकर आता है, जो लेबोरेटरी की जो जांचें लेके आता है जिसमें बीमारी होती है, अल्ट्रासाउंड लेके आता है, खून की जांच लेके आता है, पेशाब की जांच लेके आता है, क्या वो सिक है? नहीं। जो आपको फिजिकल लेबर पर दिख रहा है, जो आपको जांचों में दिख रहा है, वो तो सिक है ही, वो सिक का एक पार्ट है। इसके पहले जो उसके अंदर इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हुए हैं, जो उसके अंदर मेंटल डिस्टर्बेंसेस हुए हैं, वो भी सिक का एक पार्ट है। उसको अंडरस्टैंड करने के लिए जाइए, वो रियल सिक है। तो डॉक्टर केंट हर होम्योपैथ को ये बताना चाहते हैं कि जब आपके पास कोई पेशेंट आए तो आप उसकी फिजिकल सफरिंग को ना देखते हुए उसकी इमोशनल डिस्टर्बेंसेस को और उसके मेंटल डिस्टर्बेंसेस को समझने की कोशिश करिए। क्यों? क्योंकि वो बीमारी की शुरुआत होती है। अगर आप शुरुआत पकड़ लेंगे और उसको टारगेट करेंगे तो आप बीमारी को क्योर कर पाएंगे। ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन से मैं आपको दूंगा कि टॉपिक को कैसे पढ़ा जाए। जैसे देखिए दोस्तों, आपने ज़्यादातर आपने एक टॉपिक ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में सुना होगा, आइडियल क्योर। व्हाट इज आइडियल क्योर? आइडियल क्योर के बारे में हम क्या पढ़ते हैं? इट इज द रैपिड जेंटल परमानेंट रेस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ। ठीक है, अब मतलब समझिए, आइडियल क्योर में डॉक्टर हेनीमन ये कहना चाहते हैं कि क्योर क्या है? जब कोई व्यक्ति को जल्दी से जल्दी आराम आ जाए, कम से कम परेशान होकर आराम आ जाए और परमानेंटली आराम आ जाए, उसको हम आइडियल क्योर कहते हैं। हर होम्योपैथ को अपने पेशेंट को जल्दी से जल्दी ठीक करना है, कम से कम परेशान करके उसको ठीक करना है और परमानेंटली ठीक करना है। सिर्फ यही तो कहना चाहते हैं वो इस टॉपिक में। सिंपल सी बात है। अब मुझे एक आप बात बताइए, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो जल्दी से जल्दी ठीक नहीं होना चाहता, जो जेंटली ठीक नहीं होना चाहता, या जो परमानेंटली ठीक नहीं होना चाहता? बस आपको उसको समझना है कि डॉक्टर हेनीमन का मतलब रैपिड से क्या है, डॉक्टर हेनीमन का मतलब जेंटल से क्या है, डॉक्टर हेनीमन का मतलब परमानेंट से क्या है। जैसे रैपिड,
दोस्तों ये रिलेटिव टर्म्स है। रैपिड, किसी चीज के लिए जल्दी क्या होगी, जैसे आपको सर्दी खांसी जुकाम हुआ जो 2 सप्ताह में ठीक हो जाता है, और अगर टीबी हो गई तो उसको 1 साल लगता है। तो अगर आप किसी टीबी का मरीज ठीक करते हैं तो वो 1 साल में करेंगे, और अगर एक नॉर्मल सर्दी खांसी एक्यूट कोराइजा को ठीक करेंगे तो वो 1 वीक या 2 वीक में ही ठीक कर लेंगे। तो रैपिड एक रिलेटिव टर्म है जो पेशेंट टू पेशेंट और डिजीज टू डिजीज चेंज हो जाता है। यहां रैपिड का मतलब किसी मिनट, किसी घंटे या किसी मंथ या ईयर से नहीं है। जो बीमारी जितने दिनों में ठीक होने के लिए जानी जाती है वो उतने ही दिनों में जब ठीक हो जाएगी उसको हम रैपिड बोलेंगे। अब जेंटल का मतलब समझिए, अगर कोई बीमारी आप किसी का हाथ काट के ठीक कर रहे हैं, कोई बीमारी इंजेक्शन लगा के ठीक कर रहे हैं, और कोई बीमारी मीठी मीठी गोली चूस कर ठीक कर रहे हैं, तो मरीज क्या चाहेगा? सबसे पहले वो तो चाहेगा कि मैं मुंह से कोई गोली खा लूं, चूस लूं और उसी से ठीक हो जाऊं, मुझे इंजेक्शन ना लगाना पड़े। अब मान लीजिए परिस्थिति कुछ ऐसी है कि आप गोली नहीं खा सकते, आपको इंजेक्शन ही लगवाना पड़ेगा, वो भी जेंटल है। क्यों? क्योंकि अब हम क्या कंपेयर कर रहे हैं कि इससे अच्छा कि हमको हाथ कटवाना पड़े, उससे तो हम अच्छा इंजेक्शन लगवा लेंगे। तो हाथ काटने के कंपैरिजन में इंजेक्शन जेंटल है, और इंजेक्शन के कंपैरिजन में ओरल ली हुई मेडिसिन जेंटल है। ये बात आप समझ लीजिए। जेंटल का मतलब यही नहीं है कि किसी में दर्द ना हो, जो कंपैरेटिवली कम से कम परेशानी में ठीक हो जाए। अब परमानेंट का क्या मतलब है? परमानेंट का मतलब यह है कि हम मरीज की सफरिंग को तो ठीक करें, जो इस समय जो परेशानी है उसको, और उस परेशानी की टेंडेंसी को भी ठीक करें। अगर वो परेशानी बार बार हो रही है तो वो बार बार भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई ये कह रहा है कि मुझे बार बार जुकाम हो जाता है, तो मैं उसका जुकाम भी ठीक करूंगा और उसका बार बार होना भी ठीक करूंगा। इसको हम परमानेंट क्योर कहते हैं। अगर कोई रीनल स्टोन का पेशेंट आया है तो उसकी इस समय जो स्टोन है उसको भी खत्म करना है, और उसके स्टोन की जो टेंडेंसी है उसको भी खत्म करना है। ज्यादातर इन टेंडेंसीज के पीछे मियाज्म होते हैं, ये उस टॉपिक में बताया जाएगा। तो दोस्तों वही मेरा कहना है कि टॉपिक में क्या लिखा है बस आप उसको अंडरस्टैंड करिए और अपनी भाषा में उसको लिखिए। तो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन और फिलॉसफी पढ़ने के लिए आपको 3 चीज़ों याद करनी है। एक तो हर टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है, उसको रटना नहीं है। उसमें क्या लिखा है इसका मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया आइडियल क्योर और सिक को लेकर, ठीक है। अपनी राइटिंग स्किल को डेवलप करना है, उसके लिए आप रैंडमली अपने आप का टेस्ट लीजिए। जैसे मैंने आपको सिक समझा दिया, अब आप कभी भी बैठ जाइए और अपने आप से पूछिए, अब मुझे 2 पेज लिखना है सिक पे, जो सर ने मुझे बताया बस उसी चीज को मुझे बढ़ा चढ़ा के लिखना है। तो आपको टॉपिक्स अच्छे से याद होने लग जाएंगे। ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में आप ज्यादा से ज्यादा लिख पाएंगे। दूसरा, शुरुआत ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन और फिलॉसफी की शॉर्ट एंड स्वीट बुक से करें, छोटी छोटी बुक से करें, कंपाइल्ड बुक से करें, ऐसे ऑथर से करें जिन्होंने फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में, टेबल्स के फॉर्म में टॉपिक को समझाया हो। बहुत हैवी बुक्स ना पढ़ें शुरुआत में, उसके बाद फिर आपको क्लासिकल बुक्स पढ़नी है। और थर्ड टॉपिक, हर टॉपिक को अलग अलग ना देखिए। ऑर्गेनन में एक टॉपिक को दूसरे से कंपेयर करिए। अब एक टॉपिक को हम दूसरे से कैसे कंपेयर करेंगे उसका भी मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। जैसे आप ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में मोडस ऑपरेंडाई पढ़ते हैं। मोडस ऑपरेंडाई का मतलब होता है एक्शन ऑफ द होम्योपैथिक रेमेडी। एक होम्योपैथिक रेमेडी कैसे काम करती है, तो उसमें आप प्राइमरी एक्शन और सेकेंडरी एक्शन पढ़ते हैं। अब आप प्राइमरी एक्शन और सेकेंडरी एक्शन तब पढ़ पाएंगे जब आपको वाइटल फोर्स पता होगा। तो आप वाइटल फोर्स पढ़िए, वाइटल फोर्स के साथ आप मोडस ऑपरेंडाई पढ़िए, मोडस ऑपरेंडाई पढ़िए, तो आपने वाइटल फोर्स पढ़ लिया। अब आपको वाइटल फोर्स आता है, आपको मोडस ऑपरेंडाई लिखने को आ गया, आप उसमें थोड़ा बहुत वाइटल फोर्स भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब आप एक टॉपिक के साथ में दूसरे टॉपिक के लिंक भी करते हुए पढ़ेंगे तो आपकी राइटिंग स्किल बहुत बढ़ जाएगी। जैसे अगर एग्जाम में मोडस ऑपरेंडाई आ गया, पहले आप वाइटल फोर्स एक्सप्लेन कर सकते हो थोड़ा सा, फिर आप मोडस ऑपरेंडाई बता सकते हो। तो जब हम मल्टीपल टॉपिक्स को कोरिलेट करके पढ़ते हैं तो हम एक टॉपिक को जितना चाहें एलोबरेट कर सकते हैं।
तो आपको 3 चीजें डेवलप करनी है ऑर्गन ऑफ मेडिसिन पढ़ने के लिए। एक तो सबसे पहले आप इंटरेस्ट डेवलप करिए अपने अंदर, घबराइए मत, ये सोचिए कि बस मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, याद नहीं करना, रटना नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंड करना है, इसमें क्या लिखा है बस वो मुझे पता होना चाहिए, चाहे वो 3 लाइनों में पता हो, बस उस 3 के 30 लाइन तो मैं अपने आप कर लूंगा, बस मुझे वो 3 लाइन पता होना चाहिए कि इसकी मेन थीम क्या है इस टॉपिक। शुरुआत में छोटी बुक से पढ़े और फिर सारे टॉपिक्स को जोड़कर पढ़े, अलग अलग नहीं पढ़े। दोस्तों, आप मेरी दी हुई इन टिप्स को यूज करके देखिए, आपको ऑर्गन ऑफ मेडिसिन पढ़ने में बहुत मजा आएगा, ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं। और इसको बड़े लाइट वे में पढ़िए, बड़े हंसते खेलते पढ़िए। ऑर्गन ऑफ मेडिसिन को आप जितना लाइट वे में पढ़ेंगे, जितना कम से कम में ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे, कम पढ़िए, बस उसको अंडरस्टैंड करिए, तो आपको ऑर्गन ऑफ मेडिसिन से सरल कोई टॉपिक नहीं लगेगा। आप बस काय में लग जाते हैं, ये एफोरिज्म में क्या लिखा हुआ है, इस एफोरिज्म में एज इट इज, जो वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, ऐसा पढ़ना कोई जरूरी नहीं है। ज्यादातर हमको यही प्रॉब्लम, हाँ ठीक है, अच्छी बात है, आपको हर एक एफोरिज्म में क्या लिखा हुआ है, कौन क्या कह के गया, अगर ये याद रखते हैं वेल एंड गुड, नहीं तो आपको बस उसका मीन पता होना चाहिए, जिससे आपको प्रैक्टिस में लाभ हो। आशा करता हूं आप तक मेरी ये बात पहुंच गई होगी। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट में इस वीडियो को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का लाभ हो। थैंक यू, गुड बाय।